हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन। इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के इस चैनल पर मैं संदीप चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा है लाइब्रेरी मूवमेंट्स इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय से संबंधित होने वाले आंदोलन और गतिविधियों को अपन पढ़ रहे थे। उसमें अपन का लेटेस्ट जो अभी पढ़ रहे हैं, आधुनिक पीरियड में मतलब कौन कौन से गतिविधियां हुई है, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं जो लाइब्रेरी से संबंधित थे। उसमें अपन ने 19वीं शताब्दी का पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे 20वीं शताब्दी में होने वाली गतिविधियां। किसकी पढ़ेंगे? 20वीं शताब्दी में। पहले अपन ने इनमें तीनों काल को पढ़ा। अपन ने प्राचीन काल में कौन कौन सी गतिविधि हुई, मध्यकाल में कौन कौन सी गतिविधि हुई और आधुनिक काल में कौन कौन सी गतिविधि हुई। आधुनिक काल को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक 19वीं शताब्दी और एक 20वीं शताब्दी। एक्चुअल में 20वीं शताब्दी में क्या होता है, इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत लोगों का योगदान होता है। उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे पुस्तकालयों के विकास को बढ़ावा देने के लिए या पुस्तकालयों का विकास करने के लिए। और इसके साथ साथ में फिर अपन देखेंगे लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस का क्या क्या रोल रहता है, मतलब लाइब्रेरी के मूवमेंट के तहत। मतलब फिर अपन देखेंगे यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या योगदान दिया था, मतलब आधुनिक काल में लाइब्रेरी के संबंधित मूवमेंट्स के तहत, मतलब उनके आंदोलन और उनसे संबंधित कौन कौन सी गतिविधियां होती है। तो मैं आपको अभी पहले नोट्स लिखा देता हूं, अपना वही बेसिक हमेशा जैसे अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि भाई अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो अपन को चीज पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर अपन अपने नोट्स बनाएंगे। तो अपन जब इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत रोल, मतलब कुछ ऐसे मतलब लोग थे जिन्होंने लाइब्रेरी मूवमेंट्स के तहत व्यक्तिगत अपना पर्सनल मतलब व्यक्तिगत अपना कर्तव्य निभाया था। तो इसमें अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं ना, तो सियाजी राव गायकवाड़ की बात करते हैं। मैंने आपको कहा था अपनी पिछली क्लास में भी कि सियाजी राव गायकवाड़ ने 1906 में अपने बड़ौदा राज्य से, जहां पे वो शासक थे ना, जहां के वो राजा थे, उन्होंने बड़ौदा राज्य से क्या किया था, पुस्तकालय के विकास के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। पुस्तकालय का विकास एक आंदोलन के रूप में ही किया था उन्होंने। कब किया था? 1906 में। अब आंदोलन के रूप में उन्होंने किस प्रकार की गतिविधियां की? आंदोलन के रूप में उन्होंने इस प्रकार की गतिविधियां की थी कि उन्होंने क्या किया था, डब्ल्यू ए बॉर्डन, जो मैंने आपको बताया था ना कि कहां से आते हैं, यूएसए से आते होते हैं और मेलविल डीवे के शिष्य होते हैं। तो उन्होंने डब्ल्यू ए बॉर्डन को क्या किया था, अपने राज्य में बड़ौदा में क्या किया था, पुस्तकालय का क्यूरेटर नियुक्त किया था। क्या किया था? क्यूरेटर नियुक्त। और ये क्यूरेटर क्या होता है, लाइब्रेरी से संबंधित जो भी कामकाज होता है ना, पूरा का पूरा जो उसको देख रेख करने वाला या उससे संबंधित जो भी मतलब क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग करने वाला, जैसे आज की भाषा में अपन कहते हैं, मतलब उस पूरा का पूरा काम क्यूरेटर देखता था। और इसी के तहत और इन्होंने एक क्या किया था, डब्ल्यू ए बॉर्डन ने एक लाइब्रेरी प्रोग्राम भी चलाया था। बड़ौदा राज्य में एक लाइब्रेरी प्रोग्राम चलाया था। ये इस प्रकार उन्होंने मतलब लाइब्रेरी मूवमेंट के तहत पुस्तकालय के विकास के लिए सियाजी राव गायकवाड़ ने अपनी भूमिका निभाई थी। फिर अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो मैंने एक नाम आपको और बताया था, मोतीलाल मोतीलाल पटेल। आई थिंक, हाँ नहीं सॉरी, मास्टर मोतीलाल। मास्टर मोतीलाल की बात अपन बाद में करेंगे। उससे पहले अपन बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले क्या होता है, पुस्तकालय संघ की स्थापना होती है, लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना होती है 1914 में। और लाइब्रेरी से संबंधित आंध्र प्रदेश का हर जगह पे महत्वपूर्ण रोल आपको देखने को मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश में लाइब्रेरी मूवमेंट के तहत अगर किसी मतलब जन नेता की भागीदारी आती है तो वो आती है अयंकी वेंकटा रमणिया। ये नाम आपको बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, आंध्र प्रदेश में लाइब्रेरी मूवमेंट या पुस्तकालय आंदोलन के तहत किसकी मतलब किस व्यक्ति का मतलब वो दायित्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो वहां पे लाइब्रेरी आंदोलन के लिए जो लड़ाइयां लड़ी थी या लाइब्रेरी मूवमेंट के लिए जो भी संघर्ष किया था, वो किया था अयंकी वेंकटा रमणिया ने। फिर अपन बात करते हैं मास्टर मोतीलाल की। तो मास्टर मोतीलाल ने क्या किया था, मतलब उन्होंने मतलब अपने खुद का जो भी मतलब उनका कलेक्शन था, मतलब या अपने कलेक्शन से उन्होंने क्या किया था, एक सन्मति लाइब्रेरी अपने प्रयासों से ही, खुद नहीं उन्होंने अपने प्रयास किए थे और अपने प्रयासों से ही उनके पास जो भी मतलब संग्रह था, कलेक्शन था, उससे उन्होंने क्या किया था, एक श्री सन्मति पुस्तकालय की स्थापना की थी। यह श्री सन्मति पुस्तकालय लाइक एज एक पब्लिक लाइब्रेरी, मतलब जो अपन सार्वजनिक लाइब्रेरी की बात करते हैं ना, जिसमें कोई भी जा सकता है, उस प्रकार से ही काम करता था। और इन्हीं मास्टर मोतीलाल, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ऐसे कौन से पुस्तकालय अध्यक्ष थे जो मतलब घर घर पैदल जाके पुस्तकें वितरित करते थे, ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसका ये कौन होते हैं, मास्टर मोतीलाल ही होते हैं। लेकिन जब अपन लाइब्रेरी मूवमेंट में सबसे बड़ा योगदान देखते हैं तो वो सबसे बड़ा योगदान आता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है। तो जनक इनको क्यों माना जाता है, इनका मतलब सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का भारतीय पुस्तकालय
आंदोलन में, लाइब्रेरी मूवमेंट्स इन इंडिया में अगर ये क्वेश्चन आता है, लाइब्रेरी मूवमेंट्स इन इंडिया या भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे माने? हालांकि इनसे पहले देख लो अपन ने कि सियाजी राव गायकवाड़ की बात कर ली, इन सब की बात कर ली, लेकिन असली जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन होते हैं, क्योंकि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्या किया, 1930 में ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती है एक बनारस में, तो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या किया था, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम के एक अपना विचार प्रस्तुत किया था। मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे देखो सेंटेंस के फॉर्म में क्वेश्चंस निकलता है। ऑल एशिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस होती है 1930 में बनारस में, वहां पे सर्वप्रथम इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम का अगर विचार प्रस्तुत किया था ना, वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। और उसी विचार के साथ साथ उसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक और काम, अच्छा काम किया था, एक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। यही मॉडल लाइब्रेरी एक्ट है जो पुस्तकालय विधान से संबंधित है। और ये क्या होता है, ये जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट डॉक्टर एस आर रंगनाथन वहां पे प्रस्तुत करते हैं बनारस में ऑल एशिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में, तो इस मॉडल, ये मॉडल एक्ट होता है ना, वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों पर आधारित था। ये मॉडल एक्ट, इसी मॉडल एक्ट के तहत, मतलब ये मॉडल एक्ट होता है ना, ये 3 राज्य मैंने बताए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों के लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, जो मैं बार बार बात करता हूं, पुस्तकालय विधान, जो अपना अगला टॉपिक है, पुस्तकालय विधान, इन 3 राज्यों के पुस्तकालय विधान पर आधारित था ये 1930 में जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट प्रस्तुत किया गया था। पुस्तकालय विधान क्या होता है, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट क्या होता है, मैं आगे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अपना टॉपिक आगे यही है। और इसी पर वो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट आधारित था और इसी विधान पर, इन्हीं मॉडल पर आगे जाके ये क्या किया था, पूरे भारत में जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पुस्तकालय विधान होता है ना, वो इसका आधार बनता है। मतलब ये आधार बनता है, ये मॉडल लाइब्रेरी एक्ट क्या होता है, उसका आधार बनता है। फिर पूरे के पूरे भारत में लाइब्रेरी एक्ट को, इसी लाइब्रेरी मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के तहत पुस्तकालय विज्ञान को हर एक राज्यों में मतलब करने के लिए उससे संबंधित बात होती है। ये था मतलब अपन इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत की अपन ने बात देखी थी। इंडिविजुअल्स के बाद में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ये सब चीजें मैं आपको लिखूंगा। फिर अगर अपन लाइब्रेरी एसोसिएशंस का जो योगदान होता है ना, रोल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, पुस्तकालय संघ का क्या योगदान था लाइब्रेरी मूवमेंट में, तो लाइब्रेरी मूवमेंट में पुस्तकालय संघ का योगदान का मतलब, ऐसे कौन से संघ बने थे, उन संघ में कुछ व्यक्तिगत, ये तो इंडिविजुअल हो गया, मतलब एक सिंगल पर्सन ने अपनी लड़ाई लड़ी। जब संघ बनता है ना, तो संघ की क्या होती है, मैंने क्या कहता है, एक समिति होती है, एक कमेटी गठित होती है, जिसमें 4-5 मेंबर बनाए जाते हैं, उनके द्वारा विचार विमर्श करके और हर एक डिसीजन लिया जाता है। तो जब इंडिविजुअल की अपन ने बात कर ली, फिर अपन लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात करते हैं। एसोसिएशन मतलब संगठन है, एक संघ बनते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम, अगर मैंने आपको अभी बताया था आंध्र प्रदेश का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम अगर लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात होती है ना, तो पहला भारत में पुस्तकालय संघ बनता है आंध्र प्रदेश में, जो आंध्रा देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। और वो कब बनता है, 1914 में। 1914 में आंध्रा देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है, जो सर्वप्रथम लाइब्रेरी एसोसिएशन बनता है पूरे भारत का। और इसके द्वारा एक पत्रिका प्रस्तुत की जाती है, वो होती है इंडियन लाइब्रेरी, उस पत्रिका का नाम होता है इंडियन लाइब्रेरी जनरल। 2 चीज ध्यान रखना, 2 चीज होती है बच्चे, मोस्टली कंफ्यूजन कहां पे होता है, एक होता है जनरल और एक होता है जर्नल। इसको अपन हिंदी में ऐसे लिखते हैं जनरल, और इसको ऐसे लिखा जाता है जर्नल। ये जो जर्नल होता है ना, वो होती है पत्रिका, जो पत्रिकाएं होती है ना, जैसे लाइक एज न्यूज़पेपर, घर पे कैसे न्यूज, तो रिसर्च से संबंधित जो भी पत्रिकाएं बनती है ना, उनको कहा जाता है जर्नल। और ये जो जनरल होता है ना, वो सामान्य वाली बात होता है, अपन कहते हैं सामान्य किसी चीज को, सामान्य चीज को अपन क्या कहते हैं, जनरल। तो ये छोटी छोटी चीजें भी मैं आपके डाउट नहीं होने दूंगा, तो इसीलिए मैं कहता हूँ इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के साथ अगर आप जुड़े हुए रहोगे तो हर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और जहां जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वो सारे डाउट्स के आपके समाधान इंस्टेंटली आपको मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का क्या होगा, आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। मतलब सपोज कभी मान लो कोई क्लास होती है या नहीं भी होती है, तो उससे आप अपडेट रहो, मतलब आपके भी समय की बचत हो। और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अपन कहां पे बात कर रहे थे, लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में 1914 में लाइब्रेरी एसोसिएशन खुलता है, जिसका नाम क्या होता है, आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन। और उसके द्वारा एक जो पत्रिका प्रकाशित की जाती है, उस पत्रिका का नाम क्या होता है, इंडियन लाइब्रेरी जर्नल के नाम से। उसके बाद में आता है ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन। 2 चीज होती है, 2 अलग अलग है। एक मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन, अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसकी बात करूंगा। और एक होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन।
ये दोनों अलग अलग है। ये एल है, ये क्या होता है, एल के आगे क्या जुड़ जाता है, ए होता है, ऑल इंडिया का मतलब। तो ये दोनों अलग अलग है, आपको इनसे कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसकी स्थापना होती है 1920 में। 1920 में ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना होती है। फिर अगर अपन बात करते हैं तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिस प्रकार अमेरिका का होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसी प्रकार सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है भारत का, जो भारत के लिए बहुत अच्छे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, और ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा क्या किया जाता है, एक मतलब प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसी प्रस्ताव पे मैंने कहा था आपको नेपलिस की स्थापना होती है, जिसको अपन आगे जाके कॉन्फ्लिस के नाम से जानते हैं। ये वही ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1933 में होती है। इसको अपन को पूरा ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन में पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मूवमेंट के तहत इनको बेसिक अपन को पता होना चाहिए। फिर अपन को सबसे पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट अपन है, जो राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में अपन सबको पता होना चाहिए। राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो गठन होता है, इसकी स्थापना होती है, वो 1962 में होती है। एसोसिएशन से संबंधित ये चीजें होती है। फिर अगर आप और ध्यान रखना चाहो RRLF की, तो वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एसोसिएशन होती है, उसकी स्थापना 22 मई 1972 को होती है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे घुमाता है, किस प्रकार घुमाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपको डेट भी पूछ सकता है, लेकिन आजकल क्वेश्चन क्या होने चाहिए, चेंज होने लग गए प्रेजेंट टाइम में। इसलिए मैं कहता हूं सब्जेक्ट से एनी टाइम आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जब तक आप अपडेट नहीं रहोगे ना, तो पुराना सिस्टम नहीं चलेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन के साथ में कैसे खेलता है मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन इन RRLF, ILA, इनको सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन में अपन आगे पढ़ेंगे फुल डिटेल में। केवल ये नहीं उनकी स्थापना ध्यान रखना, इसके बारे में बहुत सारे, इनके द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड दिए जाते हैं, इनके जनरल्स होते हैं, पूरा फुल डिटेल में, मतलब कम से कम 2-3 पेज में आपको पढ़ाऊंगा मैं पूरा डिटेल में। लेकिन अभी अपन को इसको अपन मूवमेंट के तहत पढ़ रहे हैं। एसोसिएशंस का योगदान देखने के बाद, एसोसिएशन पहले अपन इंडिविजुअल मतलब अकेला व्यक्ति क्या किया, मतलब उसने लाइब्रेरी मूवमेंट्स के लिए क्या क्या आंदोलन किए। फिर अगर सब ग्रुप में आके मतलब एसोसिएशन बना के, संगठन बनाकर लोगों ने किस प्रकार लाइब्रेरी के लिए आंदोलन लड़े, मतलब अब अपन बात कर रहे हैं पूरे के पूरे राज्य और यूनियन टेरिटरी, मतलब तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया था, लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए या पुस्तकालयों के विकास के लिए किस प्रकार से आंदोलन किए थे। तो स्टेट के ये जो आंदोलन होते हैं ना, ये पंचवर्षीय योजनाओं के तहत आते हैं। मतलब जो 5 ईयर प्लान अपन पढ़ते हैं ना, कुछ इसमें से महत्वपूर्ण प्लान है, उन महत्वपूर्ण प्लान के तहत मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार इन राज्यों ने मतलब क्या किया था, लाइब्रेरी डेवलपमेंट के तहत अपना मतलब योगदान दिया था पुस्तकालयों के आंदोलन के लिए। तो इसमें सारी की सारी 12 की 12 500 योजनाएं अपन को नहीं ध्यान में रखनी, लेकिन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मैं आपको लिखाऊंगा और यहाँ से क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको, क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो आप सभी को पता होगा प्रथम 5 ईयर प्लान होता है, जो 1951 से 1956 1951 से लगाकर 1956 तक होता है। तो पहली पंचवर्ष, अब अपन को यहाँ पे पंचवर्षीय योजना का इतिहास नहीं पढ़ना है, लाइब्रेरी से संबंधित 5 ईयर प्लान्स का क्या योगदान रहता है, सिर्फ अपन को इतना ही जानना है। अदरवाइज तो अपन को देखते अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये 5 ईयर प्लान्स बहुत बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। लाइब्रेरी के पर्सपेक्टिव में अपन को पढ़ना है, तो लाइब्रेरी के पर्सपेक्टिव में अगर अपन पढ़ते हैं, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान होता है 1951 से 1956 तक। उसमें क्या होता है, मतलब 9 राज्यों के द्वारा क्या किया जाता है, सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की जाती है। मैंने कहा था ना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया होता है जो पूरे देश की लाइब्रेरी होती है, इसी प्रकार हर एक राज्य का भी एक क्या होता है, उसकी राजधानी में एक सेंट्रल लाइब्रेरी होती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 9 राज्यों के द्वारा यह डिसीजन लिया जाता है कि हम हमारे राज्यों में क्या करेंगे, एक केंद्रीय लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना इसके आगे मतलब 1956 से लगाकर 1961 तक होती है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 चीजें महत्वपूर्ण आती है। एक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता है, एक कोर्स स्टडी इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी साइंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और एक क्या होता है, एक क्यूरेटर कोर्स स्टार्ट किया जाता है द पब्लिक लाइब्रेरी एंड नेशनल डेवलपमेंट के नाम से। एक क्या होता है, नहीं सॉरी क्यूरेटर नहीं, रिफ्रेशर कोर्स आता है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना से यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, जो रिफ्रेशर कोर्स होता है ना, उसकी आपको डेट भी पता होनी चाहिए। एक, जैसे कि मैं कह रहा हूं, एक रिफ्रेशर कोर्स लॉन्च किया जाता है। अब अगर ये रिफ्रेशर कोर्स लॉन्च किया जाता है, तो इस कोर्स का नाम क्या होता है, द पब्लिक लाइब्रेरी एंड नेशनल डेवलपमेंट।
अभी आपको नहीं लिखना है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे खेलता है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। ये जो रिफ्रेशर कोर्स होता है द पब्लिक लाइब्रेरी एंड नेशनल डेवलपमेंट के नाम से, ये कोर्स स्टार्ट किया जाता है 1959 में। तो यहाँ पे अब एग्जामिनर आपको डेट देके नहीं क्वेश्चन पूछेगा, डेट देके तो क्वेश्चन मतलब बेसिक कॉमन हो गया है। एग्जामिनर अपना क्वेश्चन का तरीका इस प्रकार चेंज कर रहा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में द पब्लिक लाइब्रेरी एंड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है या एक रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत की जाती है। अब अगर आपको डेट पता है 1959 और आपको पंचवर्षीय योजना नहीं पता है, कोई दूसरी पंचवर्षीय योजना होती है 1956 से लगाकर 1961 तक। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन गलत कर लोगे, आप दूसरी एज्यूम करोगे, प्रथम करोगे, तीसरी करोगे, कैसे करोगे। इसलिए जो महत्वपूर्ण 4-5 पंचवर्षीय योजना है ना, उनका 5 ईयर प्लान का जो 5 साल का जो कार्यकाल होता है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान पता है तो आपको पता चल जाएगा 1959 तो किस में आ रहा है, 1956 और 61 के बीच में आ रहा है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में होगा। ये नेट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आगे आपको सेकंड ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। एग्जाम का स्तर बढ़ने वाला है, इसलिए इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन आपके हर स्तर को तैयार करवाएगा। फिर आपको पता तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी होती है, इसी के आगे 1961 से लगाकर 1966 तक, लेकिन उसमें उसका कोई इतना विशेष इंपोर्टेंट रोल होता नहीं है। फिर आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना होती है 1969 से लगाकर 1974 तक, मतलब 1969 से लगाकर 1974 तक। उसके तहत तो 100% क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन ऐसा बन रहा है RRLF की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में होती है। RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में होती है। लेकिन आपको मैं ये तो चलो RRLF में आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, लेकिन मैंने अपनी पिछली क्लास में भी यूनेस्को के साथ इसकी डेट आपको लिखा दी थी, कब इसकी स्थापना होती है और कैसे होती है। तो आप उनको सबको पता है 22 मई 1972 में RRLF की स्थापना होती है। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना कब होती है, 1969 से लगाकर 1974 तक, ठीक है ना। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि 1972 किसके अंतर्गत आ रहा है, देखो 1969 और 74 के बीच में, इसी के अंतर्गत आ रहा है। तब आपको अगर पता होगा कि इसका संबंध फोर्थ 5 ईयर प्लान से है, तभी आप अपना क्वेश्चन सही कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए देख लो डेट के साथ साथ कैसे ट्रिक लागू होती है या कैसे ट्रिकी क्वेश्चन को बनाया जाता है, वो मैं हर चीज के स्तर को आपको कवर करते हुए चल रहा हूं। चौथी के बाद में सबसे महत्वपूर्ण और एक पंचवर्षीय योजना आती है, उसका तो क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ, जो मैंने एग्जाम दिया था नेट 2025 में या नेट 2024 वाला, उसमें लेटेस्ट में वो क्वेश्चन आया हुआ है, जिसका संबंध होता है 7वीं पंचवर्षीय योजना से। अब उसमें देखो ये तो आपको एक फिक्स टाइम पीरियड के बीच में आ रही है चीज, तब तो और भी पता चल रहा है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। ये जो टाइम पीरियड के बीच में आ रही है ना, मतलब वो तो चीज आपको ऐसे ही पता चल रही है कि उस टाइम पीरियड के बीच में आ रही है। लेकिन एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखो एग्जामिनर क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि जैसे कि मैं कह रहा हूं 7th 5 ईयर प्लान, शायद आई थिंक आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, जब थ्योरी को भी मैं एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूं हर चीज को, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप सभी को भी इंटरेस्ट आ रहा होगा कि आप बोरिंग सा फील नहीं कर रहे होंगे इस टॉपिक में। जो 7th 5 ईयर प्लान होता है ना, वो 7th 5 ईयर प्लान आप सभी को पता है 1985 से लगाकर 1990 तक होता है, 1985 से लगाकर 1990 तक होता है, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना होती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया 7th 5 ईयर प्लान का। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था अभी नेट, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट के 2024 में, 2024 के नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। और एक चीज आप मान लेना, मतलब थर्ड ग्रेड में और बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन नेट के प्रीवियस आए हुए, ये नेट के इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें तो क्वेश्चंस को भिड़ा के पूछा जाता है, मतलब बहुत ही तगड़े लेवल के, मतलब। लेकिन जो नेट के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आते हैं। तो इसीलिए नेट का एग्जाम क्वालिफाइड होना टीचर का, या नेट लेवल पे तैयारी करना टीचर का बहुत ही जरूरी होता है, अगर सेकंड ग्रेड को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है तो आरपीएससीडी। तो जो 7th 5 ईयर प्लान है ना, एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा था, इनफ्लिप नेट आपको पढ़ा चुका हूं मैं,
इसके बारे में भी मैं आपको बेसिक बता चुका हूं। अगर ये बेसिक नहीं बताता तो डायरेक्ट तो इनफिनिट में आपको आगे पढ़ाता। तो मैं जब भी कोई भी टॉपिक की बात होती थी उसका बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे देता था। इनफ्लिपनेट के बारे में मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं और बता देता हूं। मैंने अभी पीछे कमेटी एंड कमीशंस में बताया था, यशपाल कमेटी होती है। यशपाल कमेटी की सिफारिश पर यूजीसी के द्वारा क्या किया जाता है, इनफ्लिपनेट की स्थापना की जाती है। लेकिन कब की जाती है इनफ्लिपनेट की स्थापना, 1991 में की जाती है। मतलब जब ये तो टाइम पीरियड आ रहा 1985 से लगाकर 1990, जो 7th 5 ईयर का आ रहा है। लेकिन जो 8th 5 ईयर प्लान आता है तो वो क्या होता है, 8th 5 ईयर प्लान कब से होता है, वो होता है 1992 से लगाकर 1997 तक। 1992 से लगाकर 1997 तक होता है। तो 90 से 92 के बीच में क्या होता है, 2 साल का क्या हो जाता है, योजना काल अवकाश आ जाता है। तो उस समय कोई भी प्लानिंग कमीशन काम नहीं करता है। मतलब अब आप इनफ्लिपनेट को कैसे मानोगे कि मतलब 1985 से 1990 के बीच में, तो मतलब ये तो 91 में आ रहा है। उस समय तो योजना प्लान अवकाश रहता है। फिर अगला जो 8th 5 ईयर प्लान होता है वो 92 से लगाकर 97 के बीच में आ रहा है। तो इसमें से आप क्या करोगे, इसको 1991 में मानोगे, अब डिपेंड करेगा। अब डिपेंड करता है, ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना, उस क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक अपना आईक्यू लेवल लगा सकते हो। अगर एग्जामिनर ऑप्शन दे ए में वो दे दे 4th 5 ईयर प्लान में, बी में वो ऑप्शन दे दे आपको 6th 5 ईयर प्लान में, सी में वो ऑप्शन दे दे आपको 7th 5 ईयर प्लान में, और डी में वो आपको ऑप्शन दे दे 8th 5 ईयर प्लान में, 8th 5 ईयर प्लान में। तो आप कहोगे कि वो तो 7th में भी नहीं है, 8th में भी नहीं है, 4th में भी नहीं है, 6th में भी नहीं है। मैंने आपको हमेशा से मेरी क्लास में बताया ना कि मेरे स्टूडेंट क्या करेंगे, ऑप्शन में से क्वेश्चन को हिट करने की कोशिश करेंगे। तो अपन को एक ही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन में 7th और 8th दोनों दे रखे हैं, 4th और 5th 6th तो है ही नहीं। मतलब इनफ्लिपनेट की स्थापना 1991 में होती है। तो जब ये 1991 में बनता है, लेकिन इसके बनने के लिए मतलब इसकी घोषणा तो पहले हो चुकी होती है ना, मतलब इसका काम निर्धारित हो जाए। जैसे जिस प्रकार अपन नहीं देते, इस चीज का उद्घाटन हो गया और उद्घाटन के बाद में मतलब वो चीज क्या होती है, चालू होती है। मतलब ये चीज आप देखते हो नहीं देते। पिछली क्लास में भी अपन ने कहा था, समिति बन जाती है और समिति क्या करती है, 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो दैट मीन्स 1991 में तो इनफ्लिपनेट क्या करता है, स्थापित होकर अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। तो मतलब 91 से पहले ही तो उसकी मतलब घोषणा हुई होगी इनफ्लिपनेट के बनने की यूजीसी के द्वारा। तो पीछे वाला तो टाइम आने से रहा नहीं, क्योंकि 1991 में तो स्टार्ट हो जाता है। तो 1991 के बाद का तो है नहीं। स्थापना अगर 91 में दे रखी है तो इसकी घोषणा या इसके लिए जो काम किया जाना है वो 91 से पहले स्टार्ट हो रखा होगा। और 91 से पहले अगर प्लानिंग कमीशन आता है तो वो 7th वाला ही आता है। तो आप किसको पिक करोगे, 7th प्लानिंग कमीशन को, ठीक है ना। अब आपको एग्जामिनर ऑप्शन दे दे जिसमें मतलब 7th आपको नहीं मिले, और वो ये 2 मान लो भाई, एग्जामिनर दे दे 2 ये दे दे और ये एक ऑप्शन दे दे सी दे दे, मतलब 7th 5 ईयर प्लान, चलो 7th को ही मान लो। और डी में वो 8th का नहीं देके और वो कहते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं लगेगा, आपको खुद को पता होना चाहिए। यहाँ पे स्मार्टनेस क्या काम आएगी। अगर 7th और 8th देना, चारों में से एक ऑप्शन तो होना निश्चित था। तो वहां पे अपन सोचते हैं काम अगर पहले स्टार्ट हुआ, 91 में स्थापना हो रखी है तो घोषणा 91 से पहले हो रखी होगी, और 91 से पहले 90 तक अगर बात होती है तो वो 7th 5 ईयर प्लान की ही होती है। तो 8th में तो जाने से रहा नहीं। तो वहां पे अपन उसके अकॉर्डिंग 7th को सही मानना है। अगर एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे दे दे इनमें से कोई नहीं, तो अपन को पता है कि भाई स्थापना अगर उन्होंने 91 की बात कर रखी है तो एक्चुअल डेट तो कोई नहीं है। सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि स्थापना 1991 में हो रखी है और 7th 5 ईयर प्लान क्या होता है 85 से 1990 पे खत्म हो जाता है। इस प्रकार स्मार्टनेस लगा के आपको क्वेश्चन करना रहेगा मन। लेकिन जो नेट में क्वेश्चन आया उसमें ये ऑप्शन नहीं था, उसमें एक डेट और दे रखी, एक 5 ईयर प्लान का और दे रखा था, इसलिए 7th को क्या किया गया था, सही माना गया था। लेकिन एग्जामिनर आने वाले, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको एडवांस में लेके चलूंगा, एग्जामिनर आगे क्या सोच सकता है और वो क्वेश्चन को और ट्रिकी कैसे बना सकता है। तो इस प्रकार वो क्वेश्चन को ट्रिकी बना के और ऐसे क्वेश्चंस गलत करवाए जाते हैं बच्चा को। मैंने क्या कहा, एग्जामिनर का एक ही इंटेंशन होता है कि भाई बच्चों से और स्टूडेंट से क्वेश्चन गलत कैसे करवाना है अपन को।
तो अब आप समझ गए ना, मतलब कि जो इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन जो आपको बताएगा ना, वो चीज आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको चैनल पे अगर देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। मैं कह रहा हूँ आपका राइट्स भी बनता है। मेरे को अभी भी आज भी मतलब मैंने एक बार और बोला था आप सभी को कि भाई आप किसी का भी आप फ्रीडम है, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है। मतलब मैं तो अभी क्या है आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई चार्ज नहीं है। और जब भी आएगा मेरा, मैं पेड कोर्स लॉन्च करूंगा, आप सबको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से अवगत करवा दूंगा। लेकिन अभी तक जहां तक मैं पढ़ाऊंगा, मैं अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। मतलब आपको उस इसके लिए आपको जस्ट ए मिनट, इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ मैं। और मैं ये भी नहीं है कोई भी काम अधूरा छोड़ूंगा। हो सके मेरी ये यूनिट पूरा करवाने का वो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं ये यूनिट ऐसा नहीं है बीच में छोड़ दिया, कल ही मैंने मेरा पेड कोर्स लाके लॉन्च कर दिया, ऐसा भी नहीं होगा। मैं कहीं पे भी आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, बच्चे मेरे को कह रहे हैं सर मैं किसका कोर्स लूँ, किसका कोर्स। मैं कह रहा हूँ आप एक बार कोर्स ले लीजिएगा ना। मैक्सिमम क्या फीस है, 2000, 2500, 3000 इतनी है ना, मतलब ज्यादा तो फीस नहीं है ना। आप पढ़ के तो देखिए, वो पेड कोर्स लेके आप एक बार पूरा कोर्स पढ़ सकते हो, या जो फर्स्ट यूनिट मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसी से कंपेयर कर लेना। मतलब कि भाई उनके द्वारा इस यूनिट को कैसे पढ़ाया गया है, और मेरा तो इस यूनिट का अभी कोई चार्ज ही नहीं है। फर्स्ट यूनिट का पूरी की पूरी फ्री यूनिट है। आज कम से कम 27 या 28 वीडियो आने वाला है। तो आप जब तक एनालिसिस नहीं करोगे ना, आप जज नहीं कर पाओगे। तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे बेटर और कहाँ पे मतलब एकदम उचित ढंग से अपन को पढ़ने को मिलता है। इसलिए मेरे को पर्सनली अलग ये चीज मत पूछिए, क्योंकि अगर मैं किसी एजुकेटर से इनसे पढ़ा हुआ होता, मतलब जिनका आप मेरे को बोलते हो, तो मैं उसके बारे में एनालिसिस कर पाता। मैंने इनसे पढ़ा नहीं है, मतलब तो मैं उनको कैसे जज कर सकता हूँ, और मैं होता भी कौन हूँ किसी को जज करने वाला। इसलिए सारे टीचर अच्छे होते हैं, सारे एजुकेटर अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है कहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा मिलता है और कहाँ पे आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आती है। ठीक है ना, अपन आगे बढ़ते हैं। 7th 5 ईयर प्लान में मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन कैसे घूमता है और नए टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बना सकता है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं अपन, तो एक दो और महत्वपूर्ण 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। तो फिर आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना होती है ना, वो होती है 2002 से लगाकर 2007 तक। इसी के बीच में 2003 में, मैं सिर्फ डेट बता रहा हूँ, इसी के बीच में 2002 से लगाकर 2007 तक क्या होती है, 10वीं पंचवर्षीय योजना होती है। इसी के तहत 2003 में क्या होता है, नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एक प्रोग्राम की स्थापना हो जाती है। क्या होती है, नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मतलब राष्ट्रीय पांडुलिपि पर क्या होता है, एक मिशन होता है, वो 2003 में चालू किया जाता है। अगर डेट पूछे तो आपको ये भी पता होना चाहिए 2003। अगर वो 5 ईयर प्लान से उसको जोड़ के पूछे तो भी अपन को पता होना चाहिए 10वीं पंचवर्षीय योजना 10th 5 ईयर प्लान कब आता है, 2002 से लगाकर 2007 के बीच में, तो 2003 यहीं पे आता है। फिर एक और प्रोग्राम होता है, नेशनल लाइब्रेरी मिशन ही होता है ना, हाँ, नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट और नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। एक होती है फिर 12th पंचवर्षीय योजना, मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना। और 12th 5 ईयर प्लान की अगर अपन बात करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड होता है ना, वो टाइम पीरियड होता है 2012 से लगाकर 2017 के बीच का टाइम पीरियड होता है। और इसी के तहत 2012 में क्या होता है, एक नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज चलाया जाता है। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आ चुका है, लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, इसकी डेट पूछी गई है और डेट के साथ में इसको शुरू किसके द्वारा किया गया और कब किया गया था, ये क्वेश्चन बने हुए हैं। लेकिन अपकमिंग एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से कनेक्ट करके पूछे तो आपको पता होना चाहिए 12th 5 ईयर प्लान 12वीं पंचवर्षीय योजना होती है 2002 से लगाकर, नहीं सॉरी 2012 से लगाकर 2017 तक। और 2012 में क्या होता है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की क्या होती है, स्थापना होती है। लेकिन ये मिशन 2012 में इसकी स्थापना होती है, यहीं पे मैं बता रहा हूँ। तत्कालीन मतलब राष्ट्रपति होते हैं, वो कौन होते हैं, प्रणब मुखर्जी होते हैं। तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रपति होते हैं प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा इस मिशन को 2014 में शुरू किया जाता है। ठीक इसी प्रकार अपन ने बात की थी इम्प्लीमेंट को, अपन ऐसा मान सकते हैं 1991 में उसकी स्थापना होती है। तो हो सकता है मतलब इसके लिए काम पहले से ही करना प्रारंभ कर दिया गया। अगर वो ऑप्शन नहीं होता, लास्ट ऑप्शन होता है इसमें से कोई नहीं, तो अपन को उसको चूज करना है। इसी प्रकार 2012 में क्या होता है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन क्या किया जाता है, इसकी शुरुआत की जाती है, लेकिन इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन इसको तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा 2014 में शुरू किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी कब स्टार्ट होता है, 2012, डेट पूछी गई है, किसके द्वारा शुरू किया जाता है, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, और कब, 2014 में। अगर इसको 5 ईयर प्लान से अगर एग्जामिनर नया क्वेश्चन बनाने के लिए कनेक्ट कर दे तो कौन सा 5 ईयर प्लान आएगा, 12th, कौन सा, 12th 5 ईयर प्लान। इस प्रकार ये जो योगदान होता है, जो अलग अलग राज्यों से और अलग अलग यूनियन टेरिटरी से इनका संबंध होता है, और इस प्रकार क्या किया जाता है, इनको भी लाइब्रेरी मूवमेंट में इस प्रकार योगदान
होता है। यहाँ पे अपना पूरा का पूरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, लाइब्रेरी मूवमेंट्स इन इंडिया। और यहीं से जो मैंने अभी आपको बताया था, जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल एशिया लाइब्रेरी नहीं, ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनारस में होती है ना 1930 में, उनके द्वारा एक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट प्रस्तुत किया जाता है उस कॉन्फ्रेंस में। वो एक्ट होता है जो 3 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्या होता है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पर क्या होता है, आधारित होता है। तो वही जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पर आधारित होता है ना, उसी के आधार पर क्या किया जाता है, पूरे भारत में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की शुरुआत की जाती है। तो इस टॉपिक के बाद में अपन को लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पढ़ना है, और जो महत्वपूर्ण मॉडल्स होते हैं उन मॉडल्स को पढ़ते हुए सारे के सारे राज्यों की लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पढ़ेंगे। आज अपन ने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिया। कल की क्लास में अपन क्या करेंगे, इस नोट्स को मैं पूरा का पूरा आपको लिखवा दूंगा। तब तक के लिए जुड़े हुए रहिए इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के साथ में। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।